नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ राज्य के गुहिल वंश या सिसोदिया वंश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बारे में हमने लगभग हम यूँ कह सकते हैं रावल जैतर सिंह तक पढ़ लिया था। अब हम आज आगे पढ़ेंगे रावल रतन सिंह से। अब हम आज आगे करते हैं। देखिएगा, मेवाड़ के शासक रावल जैतर सिंह तक हमने पढ़ लिया था। आज जो शासक है उनका नाम है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक कब बने थे? रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 1301 से लेकर 1303 तक है। 1301 से लेकर 1303 तक इनका कार्यकाल है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है और रावल रतन सिंह केसरिया करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रावल रतन सिंह के बारे में देखिएगा, रावल रतन सिंह का जो विवाह होता है, रावल रतन सिंह का जो विवाह होता है वो विवाह होता है सिंहल द्वीप की राजकुमारी, जिसका वर्तमान में नाम है श्रीलंका। देखिएगा, जो द्वीप है इस द्वीप का नाम क्या है? सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी थी उस राजकुमारी का नाम था रानी पद्मावत या रानी पद्मावती। रानी पद्मावती ये कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती के जो पिता थे वो राजा गंधर्व सेन थे। राजा गंधर्व सेन, इनके जो पिता थे वो कौन थे? राजा गंधर्व सेन थे। यानी रानी पद्मावती सिंहल द्वीप, यानी इसका वर्तमान में नाम क्या है? श्रीलंका। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और इनका जो विवाह होता है वो किसके साथ? रावल रतन सिंह के साथ में होता है। लेकिन रावल रतन सिंह को रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन जो बताता है उसका नाम हीरामन नामक एक तोता था। एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। जो हीरामन तोता है, ये हीरामन तोता रावल रतन सिंह को रानी पद्मिनी के सुंदरता का वर्णन करता है, जिसके कारण रावल रतन सिंह स्वयं जाते हैं कहाँ पर है? सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप स्वयं जाकर किससे विवाह करते हैं? रानी पद्मिनी से विवाह करते हैं। इस दौरान रानी पद्मिनी के एक तो भाई था और एक चाचा था। एक का नाम था गोरा, एक का नाम गोरा और वह दूसरे एक था जिसका नाम था बादल। यानी भाई और चाचा गोरा और बादल, ये दोनों विवाह के उपरांत सिंहल द्वीप से रावल रतन सिंह के साथ में कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़ में आ जाते हैं। और मेवाड़ में आने के उपरांत गोरा और बादल रावल रतन सिंह के क्या बन जाते हैं? सैनिक बन जाते हैं। तो गोरा और बादल के बारे में यदि पूछे तो याद रखिएगा, गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। रावल रतन सिंह के सेनापति या रावल रतन सिंह के कौन थे? सैनिक थे। जो गोरा और बादल के भाई और चाचा थे और विवाह के उपरांत ये दोनों कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़ में आ जाते हैं। इसी दौरान अकॉर्डिंग मोहम्मद मलिक जायसी या मोहम्मद जायसी मलिक, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पद्मावत नामक ग्रंथ। इस पद्मावत नामक ग्रंथ के अनुसार रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन को रावल रतन सिंह अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं और निष्कासित करने के बाद में वे चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली जाकर रावल रतन सिंह के प्रति द्वेष उत्पन्न करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिलकर। और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए उकसाता है। इसीलिए इनके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। इसीलिए इनके काल में किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। जो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है सन 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर जो आक्रमण होता है वो 1303 में है। यदि हम इतिहासकारों की बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं, जो रावल रतन सिंह थे वो रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक और खिलजी वंश के जो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ग्रंथ लिखा था पद्मावत सन 1540 में, उस ग्रंथ के अनुसार इन्होंने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ये आक्रमण किया था। किस दुर्ग पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। लेकिन
आक्रमण भले ही किसी भी तरीके से हुआ हो, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण हुआ था। देखिएगा, ये आक्रमण जो हुआ था, किस दुर्ग पर आक्रमण हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण हुआ था। ये इस प्रकार का चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कई दिनों तक या कई महीनों तक इस दुर्ग के बाहर अपनी सेना का क्या बनाकर रखते हैं? घेरा बनाकर रखते हैं। और ये जो आक्रमण हुआ होता है वो 1303 में होता है। अब देखिएगा, कहा यह भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, उस समय दो व्यक्ति, एक का नाम था गोरा और दूसरे का नाम क्या था? बादल। गोरा और बादल, ये गोरा और बादल दोनों किसको प्राप्त हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम बात करें पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, तो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जब रावल रतन सिंह से संधि करने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आते हैं, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आने के बाद में जब वापस जा रहे थे, तब इन्होंने धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था। उसके बाद में गोरा और बादल अपने हाथों में कटार और तलवार लेकर रावल रतन सिंह को बाहर जाकर छुड़ाकर लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये स्वयं किसको प्राप्त हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर रावल रतन सिंह जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वापस आते हैं, तब रावल रतन सिंह के पास में और कोई दूसरा चारा नहीं था, यानी हम यूं कह सकते हैं रावल रतन सिंह ने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय एक उचित प्रकार से युद्ध लड़ने की योजना बनाई। और दोस्तों, इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? शाका कहा जाता है। जो शाका होता है, उस शाके में दो बातें होती, एक तो होता है केसरिया, एक तो क्या होता है? केसरिया, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। केसर, जौहर हमेशा रानियां करती है और केसरिया हमेशा कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या होता है? केसरिया होता है। जो केसरिया हुआ था, वो उस केसरिया का नेतृत्व किसने किया? रावल रतन सिंह ने किया। और जो जौहर है, वो जौहर किसने किया? रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी, दोनों एक ही नाम है। रानी पद्मिनी, सारे के सारे एक ही नाम है। और यह आक्रमण किसके द्वारा किया गया? रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया। यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और इस समय रानी पद्मावती के द्वारा क्या किया गया? जौहर किया गया। और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया हुआ। इस प्रकार से लगभग चित्तौड़गढ़ दुर्ग का हम यूं कह सकते हैं इस दुर्ग का पतन हो गया। और इस दुर्ग पर अधिकार किसने कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। देखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो अधिकार किया था, ये अधिकार हुआ था 26 अगस्त को, यानी 26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह से क्या जीत लिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कत्लेआम का आदेश जारी करवाया था, जिसमें लगभग कितने व्यक्ति मारे गए? 30,000 व्यक्ति मारे गए थे। ये दुर्ग जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर एक दरवाजा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, जिसको वर्तमान में हम अष्टधातु दरवाजा का कहते हैं। अष्टधातु दरवाजा, ये दरवाजा यहां से उखाड़ कर कहां ले जाते हैं? दिल्ली ले जाते हैं। और दिल्ली में बाद में एक मुगल शासक बनेगा जिसका नाम होगा शाहजहां, और शाहजहां इसे लाल किले पर लगवाते हैं। और भरतपुर का एक शासक था महाराजा सूरजमल के उत्तराधिकारी महाराजा जवाहर सिंह, और महाराजा जवाहर सिंह इसी अष्टधातु दरवाजे को कभी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से उखाड़ कर दिल्ली ले गया था, और शाहजहां ने इसे लाल किले पर लगवाया। और अंत में जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से उखाड़कर उस दरवाजा को कहां ले आते हैं? भरतपुर में ले आते हैं। तो वो दरवाजा वर्तमान में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे अष्टधातु दरवाजा कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में इस चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखते हैं? खिजराबाद रख देते हैं। इस दुर्ग का नाम क्या रख देते हैं? खिजराबाद। और उसके बाद में जो अपना पुत्र, इसका जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। और खिज्र खां को इस दुर्ग का क्या बना देते हैं? किलेदार बना देते हैं। और किलेदार बनाने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो पहली बार पतन हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो पहली बार केसरिया और जौहर हुआ था,
उसके उपरांत अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कत्लेआम आदेश जारी करवाते हैं, जिसमें 30,000 लोग मारे गए थे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार उखाड़कर दिल्ली ले गए। इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिज्र खां को इस दुर्ग का क्या बना दिया, किलेदार बना दिया। तो इसके बाद में इस दुर्ग का जो किलेदार रहते हैं, वो किलेदार कौन रहते हैं, खिज्र खां रहते हैं। किलेदार कौन थे, खिज्र खां। लेकिन खिज्र खां क्या करते हैं, खिज्र खां और बाद में अलाउद्दीन खिलजी अधिकार कर लेता जालोर पर। तो लगभग जो जालोर के जो सोनगरा शासक थे, उनमें से एक शासक था जिसका नाम था मालदेव सोनगरा। कौन सा सोनगरा, मालदेव सोनगरा। और मालदेव जो सोनगरा है जालोर का शासक, कहाँ का शासक, जालोर का शासक, इन्होंने खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अधीनता स्वीकार करने के बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी का, हम यूं कह सकते हैं, एक सामंत बन जाता है। और खिज्र खां इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का बाद में किलेदार किसको बना देता है, मालदेव सोनगरा को बना देता है। और खिज्र खां कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। मालदेव सोनगरा जीवन पर्यंत इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किलेदार रहा। और मालदेव सोनगरा की मृत्यु के बाद में इनके पुत्र इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किलेदार बने, जिनका नाम था बनवीर सोनगरा। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो नए किलेदार बने हैं, वो नए किलेदार कौन बने हैं, बनवीर सोनगरा बने हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखिएगा, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थिति है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पतन के बाद में इसका नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। इस दुर्ग का किलेदार कौन, खिज्र खां। लेकिन खिज्र खां दिल्ली चले जाते हैं और इस दुर्ग का जो किलेदार बनाया जाता है, वो किसको बनाया जाता है, मालदेव सोनगरा को बनाया जाता है, जो जालोर के शासक थे। ये इसी का सामंत था। इन्होंने खिलजी वंश की अधीनता स्वीकार कर ली। ये जो मालदेव सोनगरा है, ये मालदेव सोनगरा अपनी बड़ी बड़ी मूछों के कारण इतिहास में मूछाला मालदेव सोनगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मूछाला मालदेव सोनगरा जीवन पर्यंत इस दुर्ग के किलेदार रहे। और इनकी मृत्यु के बाद में इस दुर्ग का किलेदार कौन, बनवीर सोनगरा। अब देखिएगा, जिस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, कहा ऐसा भी जाता है कि 2 गुइल ऐसे सरदार थे जिनको 2 गुइल सरदारों को किस गांव में भेज दिया, सिसोदा गांव में भेज दिया था। किस गांव में भेज दिया, सिसोदा गांव में भेज दिया। उस समय, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर क्या किया, आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या किया, आक्रमण किया। उसके बाद में इस सिसोदा गांव से पुणे संघर्ष होता है। और संघर्ष जो ये होता है, वो किसको प्राप्त करने के लिए होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को प्राप्त करने के लिए होता है। अरी सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था हमीर। जो ये हमीर पुत्र था, वो किसका था, अरी सिंह का। अब यहां पर गुइल सरदारों ने वापस संघर्ष किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग को प्राप्त करने के लिए। और हमीर जो एक सरदार था, ये काफी वीर था और इसने आक्रमण कर दिया था किस दुर्ग पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। ये जो गुहिल सरदार है, ये गुहिल सरदार राहुल रतन सिंह के वंशज है। अब देखिएगा, यानी गुहिल वंश के ही सरदार माने जाते हैं। हमीर आक्रमण करते हैं। उस समय जो शासक था, वो शासक कौन था, बनवीर। और बनवीर सोनगरा को मारकर ये हमीर पुणे कौन सा दुर्ग जीत लेता है, चित्तौड़ दुर्ग जीत लेता है। हमीर ने जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष गुहिल सरदारों ने सिसोदा गांव से किया था। इस कारण अब जब हमीर मेवाड़ का राणा बनेगा या हमीर मेवाड़ का शासक बनेगा, इसलिए ये अपने पीछे जो नई शाखा आरंभ करेगा, उस शाखा का नाम क्या होगा, सिसोदिया वंश। सिसोदिया, इसी गुहिल शाखा की एक दूसरी शाखा जिसका नाम सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष किस गांव से किया था, सिसोदा गांव से किया था। और ये अपने पूर्वजों की भांति शकल उपाधि का त्याग करके सबसे पहले राणा या महाराणा की उपाधि धारण करते हैं। इसलिए ये हमीर किसके नाम से प्रसिद्ध हुए, राणा हमीर सिसोदिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब देखिएगा, मेवाड़ का जो अब राजा बनता है, वो कौन बनता है, नया जो शासक बनता है, वो कौन बनता है, राणा हमीर सिसोदिया बनता है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब इनके साथ में इनका एक इतिहासकार, वो कवि भी था जिसका नाम क्या था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इस आक्रमण की जो जानकारी दी है,
वो आक्रमण की जानकारी जिस ग्रंथ से दी है उस ग्रंथ का नाम है खजाइन उल फुतू। खजाइन उल फुतू। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पतन की कहानी लिखी है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो मेवाड़ पर आक्रमण किया था, वो मेवाड़ के आक्रमण का जो प्रमाण मिलता है, जो सूचना मिलती है, जो जानकारी मिलती है, अमीर खुसरो ने किस ग्रंथ में लिखा है? खजाइन उल फुतू में लिखा है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण, ये जो सारी कहानी है वो किस में मिलती है? खजाइन उल फुतू में मिलती है। दूसरा एक व्यक्ति है जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी या मोहम्मद मलिक जायसी। मोहम्मद मलिक जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पद्मावत। एक जो जानकारी मिलती है वो इस पद्मावत नामक ग्रंथ से मिलती है। और ये ग्रंथ कब लिखा गया? सन 1540 में लिखा गया था। इस ग्रंथ में भी जानकारी मिलती है। तो ये दोनों ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों में जानकारी मिलती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि थे खजाइन उल फुतू, इसमें ऐसा लिखा रखा है कि साका का जो साका हुआ, प्रथम साका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम साके के प्रमाण इसमें मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कौन सा साका हुआ? प्रथम साका हुआ, जिसमें रावल रतन सिंह ने जोहर किया और रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती ने क्या किया था कि रानी पद्मिनी ने जोहर किया और रावल रतन सिंह ने क्या किया? केसरिया किया। अब देखिएगा, सिसोदा गांव से जिन्होंने संघर्ष आरंभ किया था उनका नाम था हमीर। और हमीर अपने पूर्वजों की भांति शक्ल उपाधि का त्याग करके सबसे पहले राणा की उपाधि या महाराणा की उपाधि धारण करते हैं। और इन्होंने गुहिलों की एक नई शाखा चलाई, सिसोदिया गांव से संघर्ष किया था। इस कारण इस शाखा का नाम क्या पड़ा? सिसोदिया शाखा पड़ा। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं जो सिसोदिया शाखा है, इस सिसोदिया शाखा के जो संस्थापक है वो राणा हमीर सिसोदिया है। इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 1326 से 1364 तक है। 1326 से 1364 तक इनका कार्यकाल, 1326 से 1364 तक इनका कार्यकाल है। इनके बारे में याद रखिएगा, पहले तो यही हो जाता है गुहिल या सिसोदिया शाखा के संस्थापक। सिसोदिया शाखा के संस्थापक, जो सिसोदिया शाखा के संस्थापक है वो कौन है? राणा हमीर सिसोदिया है। दूसरी, इन्होंने जो सर्वप्रथम उपाधि धारण की थी वो राणा की उपाधि धारण की। जो राणा की उपाधि है ये इन्होंने सर्वप्रथम धारण की। तो मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने सर्वप्रथम किसकी उपाधि धारण की? राणा या महाराणा की उपाधि धारण की। ऐसे शासक कौन है? राणा हमीर सिसोदिया है। अब देखिएगा, एक तो आपको मिलेगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जब मेवाड़ के शासक बनते हैं राणा कुंभा, तब राणा कुंभा मेवाड़ का इतिहास लिखवाते हैं। एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किस प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। एक तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ का इतिहास लिखवाया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। एक महाराणा कुंभा ने इतिहास लिखवाया था विजय स्तंभ प्रशस्ति पर, विजय स्तंभ प्रशस्ति पर। और यहां पर जो इतिहास लिखवाया था वो इतिहास किसने लिखवाया? राणा कुंभा या महाराणा कुंभा ने लिखवाया था। इसके अलावा तीसरा, महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी जिसका नाम है रसिक प्रिया की टीका। टीका का नाम क्या है? जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया की टीका। रसिक प्रिया की टीका, ये इन्होंने टीका लिखी थी। तो देखिएगा, महाराणा कुंभा यानी बाद में शासक बनेंगे। महाराणा कुंभा जब शासक बनते हैं तब मेवाड़ का इतिहास लिखवाते हैं। एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, एक लिखवाते हैं विजय स्तंभ प्रशस्ति में, एक लिखवाते हैं रसिक प्रिया की टीका में। इन तीनों ग्रंथों में, यानी हम यूं कह सकते हैं इस ग्रंथ में और इन दोनों प्रस्तुति में या कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्होंने राणा हमीर सिसोदिया को, किसको? राणा हमीर को दो उपाधियां दी है। एक तो इन्होंने उपाधि दी है वीर राजा की,
किसकी उपाधि दी? एक तो वीर राजा की उपाधि दी। ये उपाधि देते कौन है? महाराणा कुंभा देते हैं। दूसरी, इन्होंने विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी। विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी। किसकी उपाधि? विषम घाटी पंचानन की उपाधि। तो ये दोनों उपाधियां किसको दी गई? राणा हमीर सिसोदिया को। देने वाले कौन थे? महाराणा कुंभा थे। और दी किस में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, विजय स्तंभ प्रशस्ति में, और इसके अलावा रसिक प्रिया की टीका में। इनको किसकी उपाधि दी गई? तो ये याद रखिएगा, एक तो वीर राजा की उपाधि है और दूसरी किसकी उपाधि है? विषम घाटी पंचानन, जिसका अर्थ होता है विषम परिस्थिति में शेर के समान खड़ा होना। इन्हीं के बारे में देखिएगा, राणा जो हमीर सिसोदिया है, इन्हीं के बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? इन्हीं के बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? इन्हीं के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राणा हमीर सिसोदिया, राणा हमीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू शासक थे। महान हिंदू शासक थे। ये किसने लिखा है? कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। किसके बारे में? राणा हमीर सिसोदिया ने। क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पतन होने के बाद में अरि सिंह के ये पुत्र थे, निर्भय थे, और इन्होंने सिसोदा गांव से संघर्ष आरंभ किया और संघर्ष आरंभ करके बनवीर सोनगरा को मारकर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेते हैं और चित्तौड़गढ़ का क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। इन्हीं के काल में, इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किसको हराया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। तुगलक वंश के शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इनको हराने का श्रेय दिया जाता है किसको? राणा हमीर सिसोदिया को। तो एक तो ये हो गया, देखिएगा इनके बारे में। एक तो पहला तो ये हो गया, सिसोदिया जो शाखा है, इसके जो संस्थापक है वो कौन है? राणा हमीर सिसोदिया है। इन्होंने सर्वप्रथम जो उपाधि धारण की थी वो किसकी? राणा की उपाधि की धारण की। महाराणा कुंभा ने इनको जो उपाधि दी है वो दो उपाधियां दी है, एक तो वीर राजा की और दूसरी विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी। कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में लिखा कि राणा हमीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू शासक थे और मोहम्मद बिन तुगलक को हराने का श्रेय भी दिया जाता है। इसलिए मेवाड़ के इतिहास में इनके लिए कहा जाता है कि राणा हमीर सिसोदिया कौन है? मेवाड़ के उद्धारक है। कौन है ये? मेवाड़ के उद्धारक। तो देखिएगा, जो मेवाड़ के उद्धारक है वो मेवाड़ के उद्धारक एक तो भामाशाह को भी कहा जाता है और एक मेवाड़ का जो उद्धारक है वो राणा हमीर सिसोदिया को भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गुहिलों की वापस एक नई शाखा स्थापित की जिसको सिसोदिया कहा जाता है। इसलिए इन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। इनकी मृत्यु के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम है क्षत्र सिंह। इनकी मृत्यु के बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? राणा क्षत्र सिंह। और राणा क्षत्र सिंह शासक बने थे सन 1364 में। सन 1364 में ये शासक बने थे और सन 1382 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनका जो योगदान है वो पहला तो योगदान ये है कि जब ये मेवाड़ के शासक बने थे इस समय इस प्रकार का ये मेवाड़ था। तो इस मेवाड़ में इस प्रकार का ये अजमेर क्षेत्र था। क्या था? अजमेर। तो इन्होंने सर्वप्रथम, इनके लिए जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय ये दिया जाता है कि इन्होंने अजमेर को जीता। अजमेर को जीतकर ये अजमेर को किस में मिला लेते हैं? मेवाड़ में मिला लेते हैं। अब देखिएगा, अजमेर में एक दुर्ग था जिसका नाम था अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग का बाद में मेवाड़ के एक युवराज ने, जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार, इन्होंने उस दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया और उस दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। अब आप सोचिए कि मेवाड़ का युवराज अजमेर क्यों आया? क्योंकि अब राणा जैत्र सिंह ने अजमेर को किस में मिला लिया? मेवाड़ में मिला लिया था। इसके अलावा इस प्रकार का ये जो क्षेत्र था बिजोलिया का, यानी इन्होंने आसपास का जो क्षेत्र था भीलवाड़ा, इस भीलवाड़ा को भी जीत लिया।
किसको जीता? भीलवाड़ा को जीता। और भीलवाड़ा को जीतकर इस भीलवाड़ा को भी किस में मिला लिया? मेवाड़ में मिला लिया। इसके अलावा एकलिंगनाथ प्रशस्ति में लिख रखा है, एकलिंगनाथ प्रशस्ति के अनुसार मेवाड़ के ये प्रथम शासक थे जिनको हाड़ाओं को हराने का श्रेय दिया जाता है, और इन्होंने हाड़ाओं को हराकर इस हाड़ौती क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। तो इसने किसको जीता? हाड़ौती को जीता। हाड़ौती में जो शासन करने वाले थे वो हाड़ा चौहान कहलाए, और हाड़ा राजपूतों को हराने का जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय किसको? राणा जैत्र सिंह या क्षेत्र सिंह को दिया जाता है। और ये जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी कहाँ मिलती है? एकलिंगनाथ प्रशस्ति में मिलती है। किस प्रशस्ति में? एकलिंगनाथ प्रशस्ति में मिलती है ये जानकारी। हाड़ौती के हाड़ाओं को हराने का सर्वप्रथम श्रेय किसको? राणा क्षेत्र सिंह को दिया जाता है। इसके बाद में ये इस प्रकार का 56 का मैदान रहा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य किसका मैदान? 56 का मैदान। और इन्होंने इस 56 के मैदान को जीता। जो ये 56 का मैदान है, इस 56 के मैदान को जीता और इसको भी किस में मिला लिया? इन्होंने मेवाड़ में मिला लिया। इसके बाद में हम बात करें तो देखिएगा, ये 56 का मैदान है, 56 के मैदान के क्षेत्र को जीता, के क्षेत्र को जीता किसने? राणा क्षेत्र सिंह ने। इसके बाद में इस प्रकार का ये मालवा था। क्या था? मालवा। इन्होंने क्या किया? मालवा का एक शासक था जिसका नाम था दिल्लावर खां। मालवा का एक शासक था जिसका नाम क्या था? दिल्लावर खां। और इन्होंने दिल्लावर खां को मार दिया। किसको मार दिया? दिल्लावर खां को मार दिया था। किसने? राणा क्षेत्र सिंह ने। और दिल्लावर खां को मारने के उपरांत उसके बाद में मेवाड़, और जो ये तो था मेवाड़ और ये क्या था? मारवाड़। मेवाड़ और ये क्या है? मालवा। तो इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खां को मार दिया। और इस दिलावर खां को मारने के कारण इन्हीं के शासन काल में पहली बार मेवाड़ के इतिहास में एक नए संघर्ष का आरंभ होता है, जिसे बाद में इतिहास के पन्नों में मेवाड़ मालवा संघर्ष कहा गया। मेवाड़ मालवा जो संघर्ष का जो आरंभ होता है वो आरंभ इन्हीं के काल में होता है, क्योंकि उन्होंने मालवा के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और मालवा के शासक को मार दिया। इस प्रकार इनका जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय ये दिया जाता है कि इन्होंने मेवाड़ का बहुत अधिक विस्तार किया। और इनकी एक दासी थी, देखिएगा, इनकी एक दासी थी और उस दासी का नाम था खातिन। इनकी जो दासी थी उस दासी का नाम क्या था? खातिन। खातिन से 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। इनकी एक दासी थी जिसका नाम क्या था? खातिन। और खातिन से कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। एक का नाम चाचा और दूसरे का नाम क्या था? मेरा नाम था। तो इनका जो योगदान है वो योगदान ये है कि देखिएगा, इन्होंने एक तो किसको जीता? अजमेर को जीतकर मेवाड़ में मिलाया। दूसरा भीलवाड़ा को जीता और भीलवाड़ा को जीतकर यह भी क्षेत्र किस में मिला लिया? मेवाड़ में मिला लिया। हाड़ौती के हाड़ाओं को हराने का श्रेय सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक को दिया जाता है? राणा क्षेत्र सिंह को दिया जाता है। किस प्रशस्ति के अनुसार? एकलिंगनाथ प्रशस्ति के अनुसार। मालवा के शासक दिलावर खां को मार दिया और बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस कारण इन्हीं के काल में मेवाड़ मालवा संघर्ष आरंभ होता है। और बाद में जब मेवाड़ के शासक बनेंगे महाराणा कुंभा और मेवाड़ के शासक बनेंगे महाराणा सांगा, तब कभी तो मालवा वाले आक्रमण करेंगे मेवाड़ पर, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी और महाराणा कुंभा ने भी मालवा के या मांडू के सुल्तानों को हराता है। तो ये जो संघर्ष की कहानी है, ये जो संघर्ष के जो बीज बोए गए थे वो बीज किसके द्वारा बोए गए? राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा बोए गए, जो राणा कुंभा और राणा सांगा के समय पल्लवित हुए थे, और उन दोनों ने भी मालवा के शासकों को हराया था। इसके अलावा 56 का जो मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के मध्य, माही नदी का जो अपवा क्षेत्र है, 56 नालों का जो समूह है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। जबकि 56 की जो पहाड़ियां हैं वो 56 की पहाड़ियां कहाँ पर है? 56 की पहाड़ियां
बाड़मेर में है, और इस क्षेत्र को जीत कर भी इन्होंने किस में मिला लिया, मेवाड़ में मिला लिया। इसके अलावा इनकी एक दासी थी, और दासी का नाम क्या था, खातिन, और इनसे 2 पुत्र हुए, एक का नाम चाचा और दूसरे का नाम क्या है, मेरा। यही चाचा और मेरा कालांतर में मेवाड़ के शासक राणा मोकल की हत्या कर देंगे, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इनका योगदान यही है, और इनकी मृत्यु के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम था राणा लाखा। इनकी मृत्यु के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम क्या है, राणा लाखा, या इनको राणा लक्ष्य सिंह भी कहते हैं, राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह। और ये जो शासक बनते हैं, ये शासक बनते हैं सन 1482 में, और इनकी मृत्यु होती है सन 1421 में। तो राणा लाखा के काल की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, तो इनके काल में सर्वप्रथम जो घटनाएं होती है, देखिएगा, इनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्हीं के काल में जावर की खान खोजी गई। जावर की खान खोजी गई। कौन सी खान खोजी गई, जावर की खान खोजी गई। इस जावर की खान से क्या निकलता था, शीशा और जश था, शीशा, जश था और चांदी। तो ये जो जावर की खान है, ये जावर की खान किसके काल में खोजी गई थी, राणा लाखा के काल में खोजी गई थी। तो देखिएगा, इनके काल में जब ये खान खोजी गई, और इससे जो मेवाड़ की अर्थव्यवस्था थी, ये अर्थव्यवस्था और मजबूत भी हुई थी। इससे मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था थी, ये मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। और देखिएगा, रावल रतन सिंह के काल में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, आक्रमण करने के उपरांत जब आक्रमण किया और कई दिनों तक अपनी सेना का घेरा बनाकर रखा था, तब उन्होंने आसपास के कई गांव भी लूटे थे और कई मंदिरों को भी तुड़वाया था। तो राणा लाखा ने उन मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को कभी अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की धरती पर तोड़कर चला गया था। और ये इनको जो सर्वाधिक आय प्राप्त हुई थी, ये आय प्राप्त इसी जावर की खान से प्राप्त हुई थी। दूसरा, इनके काल की जो महत्वपूर्ण घटना है, वो महत्वपूर्ण घटना पिछोला झील है। देखिएगा, कौन सी झील है, पिछोला झील। जो पिछोला झील है, इन्हीं के काल में इस पिछोला झील का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इनके काल की जो महत्वपूर्ण दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना यह है कि इनके काल में किस झील का निर्माण हुआ, पिछोला झील का निर्माण हुआ था। जो पिछोला झील है, देखिएगा, इन्होंने निर्माण नहीं करवाया था, इनके काल में इस झील का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। देखिएगा, इस प्रकार की ये झील है, और झील का नाम क्या है, पिछोला झील। इस पिछोला झील का जो निर्माण है, वो निर्माण बंजारों ने करवाया था। एक बंजारे का नाम था बिच्छू मार, एक बंजारे का नाम क्या है, देखो, बिच्छू मार। और दूसरा एक बंजारा जिसका नाम है चिड़िया मार। बिच्छू मार और दूसरा कौन सा मार, देखो, चिड़िया मार। एक बिच्छू मार था, दूसरा क्या मार था, चिड़िया मार था। तो हम यूं याद कर सकते हैं, बिच्छू मार और चिड़िया मार। इनके बैलों की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई, बैलों की मृत्यु हो गई। तो इन दोनों ने, ये दोनों कौन थे, बंजारे थे, चिड़िया मार और बिच्छू मार बंजारों ने अपने बैलों की स्मृति में, अपने बैलों की स्मृति में, किसकी स्मृति में, अपने बैलों की स्मृति में किस झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और इस काल में जो मेवाड़ के जो शासक थे, किसके काल में इस झील का निर्माण हुआ, तो ये याद रखिएगा। और उस समय जो मेवाड़ के राणा थे, वो कौन थे, राणा लाखा थे। मेवाड़ के जो शासक थे, वो मेवाड़ के शासक कौन, राणा लाखा मेवाड़ के शासक थे। तो इनके काल में इस झील का क्या हुआ, निर्माण हुआ। देखिएगा, इन्हीं के काल में कहा जाता है कि जो नट परिवार होता है, वो नट परिवार रस्सी पर चलते हैं। इस प्रकार की एक रस्सी तान दी जाती है 2 पोलों पर, और नट परिवार के लोग इस रस्सी पर चलते हैं, अपने खड़े होकर स्वतंत्र रूप से इस रस्सी पर चलते हैं। तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि ये नट परिवार एक बार मेवाड़ में भी आया था, और एक नट की जो पत्नी थी, जिसको हम यूं कहते हैं कि नट की पत्नी कौन, नटनी। ये दोनों इस प्रकार के जब ये यहाँ पर जो खेल दिखाते थे, तो इस प्रकार के खेल दिखाते थे। और एक बार ये बात पहुंच गई राणा लाखा के पास में। तो राणा लाखा को कहा कि एक बार यहाँ पर एक नटनी है जो रस्सी पर चलती है। तो राणा लाखा को पहले विश्वास नहीं हुआ,
और बाद में उस नटनी को राणा लाखा ने अपने पास में बुलाया, कहा कि यदि तू पिछोला झील को आर पार कर ले रस्सी से, रस्सी के ऊपर, यानी एक तरफ इधर पोल खड़ा करके दूसरी तरफ इधर पोल खड़ा करके इस रस्सी के ऊपर चलकर यदि पिछोला झील को पार कर ले तो मैं तुझे मेवाड़ राज्य का आधा इतिहास मेवाड़ राज्य का जो आधा भाग है वो आधा भाग दे दूंगा। तब नटनी इस झील के दोनों तरफ दो खंबे इस प्रकार के खड़े करके रस्सी बांधकर इस झील को पार करने की कोशिश करती है। लगभग वो झील इस झील को पार करने वाली थी कि राणा लाखा के जो सरदार थे उन राणा लाखा के सरदारों ने इस रस्सी को काट दिया, जिसके कारण वो जो नटनी थी वो नटनी इस झील में समा गई। बाद में राणा लाखा ने उस नटनी के लिए इस झील के किनारे एक चबूतरे का निर्माण करवाया और उस चबूतरे को हम वर्तमान में क्या कहते हैं, नटनी का चबूतरा कहते हैं। जो नटनी का चबूतरा है वो नटनी का चबूतरा यही है पिछोला झील के किनारे। किसका चबूतरा? नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे। यदि इस नटनी का आपको नाम पूछ ले तो याद रखिएगा इस नटनी का जो नाम था वो नाम क्या था? गलकी था। हम यूँ याद रख सकते हैं इसका जो नाम था वो क्या था? गलकी था, जो इस पानी के अंदर गल गई। इसी पिछोला झील में वर्तमान में देखें हम तो देखिएगा इसी पिछोला झील में वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इस झील में एक क्या बन रखा है? महल बन रखा है और एक क्या बन रखा है? मंदिर बन रखा है। यानी एक जो महल बन रखा है इस महल का नाम है जग महल। बाद में मेवाड़ के शासक जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। और एक है जग मंदिर, इसको जगत निवास मंदिर भी कह सकते हैं और इसको जगत निवास महल भी कह सकते हैं। और इसका निर्माण कर्ण सिंह ने आरंभ किया और जगत सिंह प्रथम ने क्या किया? पूरा किया। इसलिए इन्होंने अपने नाम के नाम से इसका नाम क्या रखा? जग मंदिर रखा। तो ये भी है। और इस झील का नाम जो पिछोला झील है वो पिछोला झील इसलिए पड़ा क्योंकि इस झील का निर्माण किस गांव में करवाया गया था? पिछोली गांव में ये झील का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इस झील का नाम क्या पड़ा? पिछोली झील, पिछोला झील पड़ा। तो पिछोला झील पिछोली गांव में निर्मित होने के कारण ये झील क्या कहलाई? पिछोला झील कहलाई। इसके अलावा देखिएगा राणा लाखा का विवाह जो होता है वो राणा लाखा का विवाह होता है हंसाबाई के साथ में। राणा लाखा व हंसाबाई का विवाह, हंसाबाई का विवाह। किसका विवाह? एक तो हंसाबाई का विवाह और दूसरा किसका विवाह? राणा लाखा का विवाह। तो देखिएगा ये जो विवाह होता है वो किस प्रकार से होता है और इस विवाह की जो शर्तें थी वो शर्तें क्या क्या थी। जो राणा लाखा था ये मेवाड़ का शासक था और जो हंसाबाई थी वो हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी। मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था राव चूड़ा और ये राव चुंडा की क्या थी? पुत्री थी। तो देखिएगा इस विवाह को समझिएगा आप। इस प्रकार का एक राज्य है जिसका नाम है मेवाड़। देखिएगा इस प्रकार का एक राज्य है जिसका नाम क्या है? मेवाड़। और इसी के पास में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मारवाड़। यानी ये तो एक राज्य हो गया जिसका नाम क्या है? मारवाड़। और ये एक राज्य है जिसका नाम क्या है? मेवाड़। तो मेवाड़ के जो शासक थे वो मेवाड़ के शासक कौन? राणा लाखा थे। मेवाड़ के जो शासक वो शासक कौन? राणा लाखा। और इस राणा लाखा के जो पुत्र थे, देखिएगा इस राणा लाखा के जो पुत्र थे वो पुत्र कौन थे? इस राणा लाखा का जो ज्येष्ठ पुत्र था, या हम यूं कह सकते हैं राणा लाखा उस समय राणा लाखा के उस समय जो पुत्र थे वो दो पुत्र थे। एक का नाम था चुंडा सिसोदिया, एक का नाम क्या था? चुंडा सिसोदिया। तो देखिएगा ये राणा लाखा का पुत्र है जिसका नाम क्या है? चुंडा सिसोदिया। और एक है जिसका नाम है राघव देव। देखिएगा राघव चेतन अलग था और ये क्या है? राघव देव। ये दोनों पुत्र है किसके? राणा लाखा के पुत्र है। अब देखिएगा ये दोनों राणा लाखा के पुत्र है और इधर मारवाड़, मारवाड़ का जो शासक है वो शासक कौन है? राव चुंडा। राव चुंडा की जो पत्नी थी उस पत्नी का नाम था किशोरी देवी। राव चुंडा की जो पत्नी थी, मारवाड़ का शासक है राव चुंडा और इसकी जो देखिएगा इसकी जो पत्नी है उसकी पत्नी का नाम क्या है? किशोरी देवी। तो किशोरी देवी इसकी पत्नी है। अब देखिएगा ये राव चुंडा और ये चुंडा सिसोदिया दोनों एक नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग है। इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कान्हा। उसका नाम क्या था? कान्हा।
और जबकि एक इसकी दूसरी रानी थी, उस दूसरी रानी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था रणमल, और एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम क्या था, हंसाबाई। क्या नाम था, हंसाबाई। अब देखिएगा इनके बारे में कहानी यह मिलती है कि राव चुंडा ने मंडोर पर आक्रमण किया था, तुर्कों को हराया प्रतियारों के साथ मिलकर। तो प्रतियारों और राव चुंडा इन दोनों ने मंडोर का दुर्ग जीता। इसलिए प्रतियारों ने क्या किया, अपनी पुत्री किशोरी देवी का विवाह राव चुंडा के साथ में कर दिया, और राव चुंडा को मंडोर का दुर्ग किस में दे दिया, दहेज में दे दिया। और इन्होंने अपने राज्य की जो नई राजधानी बनी थी वो नई राजधानी मंडोर को बनाया। मारवाड़ की जो तीसरी राजधानी है वो तीसरी राजधानी मंडोर बनती है, और चौथी राजधानी क्या बनेगी, जोधपुर बनेगी। तो ये दहेज में जो लेकर आई थी, वो दहेज में मंडोर को कौन लेकर आई थी, किशोरी देवी लेकर आई थी। राव चुंडा का ज्येष्ठ पुत्र कौन था, रणमल, जबकि किशोरी देवी मंडोर का दुर्ग दहेज में लेकर आई। इस कारण किशोरी देवी के प्रेम के प्रभाव में आकर राव चुंडा अपने राज्य का नया राजा किसको बना देता है, कान्हा को बना देता है। इसलिए राव रणमल को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया जाता है, और राव रणमल अपनी बहन हंसाबाई को लेकर कहाँ आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं। और मेवाड़ के उस समय जो राणा थे वो राणा कौन थे, राणा कुंभा थे। लेकिन ये जो रणमल थे ये अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ नहीं करना चाहते थे। ये अपनी बहन का विवाह चुंडा सिसोदिया के साथ में करना चाहते थे। लेकिन जब दरबार में ये नारियल लेकर आते हैं, कौन, राव रणमल, मारवाड़ का राजकुमार या युवराज कह सकते हैं, अपनी बहन का जब नारियल लेकर आते हैं तब ये नारियल राणा लाखा को हाथ में देते हैं। और राणा लाखा जो उस समय हम यूँ कह सकते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वृद्धावस्था का व्यक्ति था, जब इसके हाथ में नारियल दिया जाता है तब राणा लाखा भी कहता है, बुढ़ापे में मेरी क्यों मजाक उड़ाते हो, इस प्रकार की हरकत मेरे साथ में क्यों करते हो। तो देखिएगा ये जब कहता है तब राव रणमल कहता है कि मैं मेरी बहन का विवाह आपके साथ में नहीं करने आया हूँ, मैं आपके पुत्र के साथ में करने आया हूँ। लेकिन जो पुत्र कहता है चुंडा कहता कि ये नारियल पहले मेरे पिताजी के हाथ में दिया गया था, अब यदि ये विवाह होगा तो किसके साथ में होगा, पिताजी के साथ में होगा। लेकिन राव रणमल जिद करता है और कहता है कि मैं मेरी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ नहीं करूंगा, चुंडा सिसोदिया के साथ करूंगा। लेकिन इधर से ये मना कर देते हैं। मना करने पर राव रणमल एक शर्त रखता है कि मैं मेरी बहन का विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चुंडा से कहते हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि इनसे होने वाला पुत्र, किनसे, इन दोनों से होने वाला पुत्र मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। तब ये वचन कौन देता है, चुंडा सिसोदिया देता है। इसी कारण चुंडा सिसोदिया को क्या कहा गया, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया। मेवाड़ का क्या कहा गया, भीष्म पितामह कहा गया, भीष्म पितामह कहा गया। किसको, चुंडा सिसोदिया को। और बाद में इन दोनों से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम क्या है, मोकल। और राणा लाखा की मृत्यु के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनता है इस शर्त के अनुसार वो कौन है, मोकल है। इस प्रकार मेवाड़ का जो शासक बनता है वो शासक कौन बनता है, मोकल बनता है। और राणा लाखा की मृत्यु के बाद में सन 1421 में जो शासक बनता है वो शासक कौन, राणा मोकल बनता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक इतिहास पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे आगे का इतिहास, राणा मोकल तक, राणा मोकल और महाराणा कुंभा जी के बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो यदि ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपके बहुत विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं वॉइस के लेकर। दोस्तों थोड़ा बहुत गला खराब है और कुछ नहीं है, इस कारण थोड़ी आवाज़ है, वो थोड़ी आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही होगी। इसलिए आप जब भी सुने दोस्तों एयरफोन अपने साथ में रखिएगा और उनको लगाकर सुनिएगा। और ये क्लास आपको दोस्तों पसंद आ रही है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उत्कर्ष के प्रति आप इसी प्रकार अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.